हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बच्चों हमारी जो है आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और उसी में हम चैप्टर नंबर 2 को आज अंतिम स्वरूप देंगे। चैप्टर नंबर 2 का जैसे आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एक्टिविटी के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को हमने गौर करके देखा, एक एक पर उन पर बात करी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इन सभी को हमने चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से इन पर देख लिया था, इनको विचार कर लिया था। आज हम चैप्टर को शेष जितने चैप्टर पूरे करने के बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे और एक एक करके हम इन सारी चीजों को गौर करके देखेंगे। क्लियर है? चलिए इनको देख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दें आप सभी बच्चे। देखिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंतर्गत एक एक करके गौर करके हम इनमें सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अच्छे से इनको देख भी चुके हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके हम इस पे जो है सारी चीज़ों को हम देख भी रहे हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ों को भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को, स्थिति को और कंडीशन को जो भी थी, हमने सबको गौर करके हमने पढ़ा। जैसे ये वाला जो आपका चैप्टर था कि कैसे हम गुड़ बनाते हैं, कैसे आपका रस है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, क्या चेंजेस हैं, इन सभी को हम लोग इसमें देख चुके थे। ठीक, अब हमें थोड़ा सा हमने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय में भी पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है और फिर उसके बाद जो उसके शेष क्वेश्चन आंसर हैं उनको करना है और उनको करने के बाद हमें इन पर विचार करना है कि क्या महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, यानी कि हम कैसे उनको डिवाइड करते हैं कि कौन सा सेक्टर ऑर्गेनाइज है, कौन सा अनऑर्गेनाइज है। इस तरह से बेसिकली हम इसमें यूज करके देखेंगे। ठीक, कौन सा सेक्टर ऑर्गेनाइज है, कौन सा सेक्टर अनऑर्गेनाइज है। अब हम आर्थिक कार्य को विभाजित करने का एक तरीके का आपका परीक्षण करते हैं। इससे हम लोगों को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं कि उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियमन है, उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है, कह रहे क्या नियमन और विनियमन है, उनके रोजगार के विषय में थोड़ा सा हम लोग अंतर करते हैं। ठीक, पहले हम कांता की कहानी को पढ़ते हैं। कांता क्या करती है, एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक वो कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है, यानी कि ईपीएफ। उसे चिकित्सा व अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रवि को रविवार को कार्यालय नहीं जाती। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। जब वह नौकरी आरंभ की थी तब उसने एक नियुक्ति पत्र दिया था जिसमें नौकरी संबंधी नियम और शर्तों का उल्लेख था। यानी कि कांता ने जब नौकरी ज्वाइन की थी तो वो किस आधार पर नौकरी करेगी, क्या क्या चीजें होंगी, उसमें पूरी जानकारी उसके अंतर्गत थी। अब है कमला। कमला कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक के किनारे दुकान पर दैनिक मजदूर करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर आ जाता है और शाम को 8 बजे तक दुकान पर काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम पर नहीं जाता उस दिन मजदूरी नहीं मिलती। उसे कोई छुट्टी या सह-वेतन अवकाश नहीं मिलता। वह औपचारिक पत्र नहीं मिलता जिससे दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा जा सके। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय दुकान से हटा सकता है। अब कह रहे हैं जो उसका नियोक्ता है वहां से दुकान से किसी भी समय हटा सकता है। तो सुबह 7:30 से लेकर कितने बजे तक? 8 बजे तक। और कांता सुबह 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक काम करता है। तो आप कांता और कमल के रोजगार की स्थिति का अंतर करना है कि कमल और कांता में रोजगार की किस प्रकार की स्थिति है। इन दोनों की स्थिति को देखिए और क्या कह रहे हैं, इन दोनों की स्थिति को देखकर अंतर स्पष्ट कीजिए कि दोनों की स्थिति में क्या अंतर है।
कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र उद्यम अथवा कार्य स्थान में आता है, यानी कि जो कांता है कहाँ काम करती है, ऑर्गेनाइज वो आपका सेक्टर है, उस सेक्टर में काम करती है। इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम करने का होता है, वह क्षेत्रक द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। यानी कि सारे नियम वगैरह क्या हैं कि जिस प्रकार आपके सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उन्हीं का वो उनको पालन करना होता है। ठीक। इन नियमों और विनियमों का अनेक विधि जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि का उल्लेख किया गया है, संगठित क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इनमें हर आदमी का हर सेक्टर में किस तरह से काम होगा, कितना होगा, उसका पूरा निगमन और विनिगमन की जानकारी दी गई है। देख लिया। देख लिया। चलिए, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और विधि विधि क्रियाएं हैं जो इनको नियोजित नहीं करते हैं, बल्कि ये स्वतः काम नहीं कर सकते, परंतु ये सभी अपने को सरकार और समक्ष पंजीकृत आपका करते हैं और नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र और कर्मचारी रोजगार सुरक्षा के लाभ में मिलते हैं। एक निश्चित समय तक ही इन्हें काम करने की आशा की जाती है। वे अधिक काम करते हैं, नियोजक द्वारा उन्हें अन्यथा वेतन, नियोक्ता दूसरों से लाभ प्राप्त होते हैं। ये लाभ क्या होते हैं? 7वीं छुट्टी, आशा अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाने मालिकों को पेयजल और सुरक्षा का कार्य वातावरण जैसी कार्य सुविधा सुनिश्चित करना पड़ता है। यानी कि जो उनके कर्मचारी है उनको अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा वातावरण मिले और एक पेयजल मिले, ये सारी सुविधा जो है कारखाना मालिक को करनी होती है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो वे पेंशन भी प्राप्त करते हैं और कह रहे हैं कि जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक उनको सैलरी मिलती है, उसके बाद उनको क्या मिलती है? उनकी पेंशन। इसके विपरीत कमल और संगठित क्षेत्र पर काम पर निर्भर है। असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी बिखरी इकाइयां जो अधिकतर सरकारी नियंत्रण से
भार होती हैं, से निर्मित होती हैं। इस क्षेत्र के नियमन और विनियमन भी होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं, पर वो प्राय नहीं होते। ये अत्यधिक समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी इत्यादि का कोई प्रभाव आपका नहीं होता है। रोजगार सुरक्षा नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है कि मौसम में जब कुछ होता है तो वो कुछ आपका छुट्टी दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। और क्या होता है, बहुत से लोग जो है आपका नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। इस क्षेत्र में काफी समय में लोग अपने अपने छोटे कार्य, सड़क विक्रय अथवा मरम्मत कार्य स्वनियोजित करते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनको श्रमिकों को भी लगाते हैं, यानी कि जब उनको श्रमिकों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने श्रमिकों को भी वहाँ लगाते हैं। अब कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। कह रहे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनका संरक्षण कैसे हो, ये एक देखने वाली बात है। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार पर प्रस्तावित है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में अत्यधिक धीमी गति की वृद्धि हो रही है। यह आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित और असंगठित रूप में काम करते हैं। ऐसी रणनीति कार्यबच्चन श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने की अनुविधि है। परिमाणतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। जहां बहुत कम वेतन मिलता है, वे प्राय शोषण किया जाता है। उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय में कम और नियमित रहती है। ठीक इसे रोजगार के संरक्षण न होते, ना कोई इसे लाभ है। सन 1990 में यह भी दिखाया गया है कि संगठित क्षेत्र में बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खो देते हैं। लोग संगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में हम अधिकतर रोजगार की जरूरतों के अलावा श्रमिक संरक्षण की सहायता भी आवश्यक है। कैसी है? संरक्षण आवेदक। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र, मुख्यतः भूमिहीन कृषक, छोटे मजदूर, सीमांत किसानों, फसलदारों, बटाईदारों, कामगारों, लुहारों, बुनकरों, सुनारों द्वारा रचित है। भारत में लगभग 80% लोग ग्रामीण छोटे बाप का सीमांत श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय में बीज, कृषि उपकरण, खाद्य भंडारण और विपणन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। कैसी है? ये सारी सुविधा कराने की इनको ठीक। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के मुख्यतः लघु उद्योग, आपका श्रमिक, निर्माण, आपका परिवहन कार्य, असमिक सड़कों पर विक्रेताओं पर कम करने वाले, सड़क पर ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण, आपके कबाड़ा उचित हैं। लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद में विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक जो आपके श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण देना जरूरी है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुजाति जाति और पिछड़ी जाति से संगठित क्षेत्रों के रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित कम मजदूरी भेदभाव के शिकार हैं। अतः आर्थिक सामाजिक संगठन की सहायता से इन्हें ये सब देना कैसा है, अनिवार्य है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक कि जो हम स्वामित्व के आधार पर देखते हैं कि कौन सा सेक्टर किस पर रहेगा, इस पर हम बेसिकली आपका थोड़ा थोड़ा कर गौर करते हैं। तो और आगे बढ़ने से पहले
चलिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले अभी जितना हमने कुछ पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलिए, तो कुछ डाउट है, कोई क्वेरी? असंगठित क्षेत्र के लेकर श्रमिकों में कैसा संरक्षण दिया जाए, कैसे उसे आपके कटाई, बीज भंडारण इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो, इसको लेकर कोई क्वेरी हो? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र में वर्गीकृत करने का एक तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामित्व या स्वामी की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है। कह रहा है कि जो आपका सार्वजनिक, जो आपका संपत्ति क्षेत्र होता है, उसकी संपत्ति पर अधिकार किसका है? सरकार का स्वामित्व है, और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्ति पर स्वामित्व और सेवा के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या आपके कंपनी के हाथ में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। कह रहे हैं जो आपका रेलवे है और डाकघर है, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनी निजी स्वामित्व में है, ये निजी क्षेत्र की गतिविधि ध्येय लाभ अर्जित करने से इनकी प्राप्त कंपनी के लिए एकल स्वामित्व और कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं, सरकार सेवा पर किए गए व्यय की भरपाई करे, अन्य तरीकों से करते आधुनिक दिनों में सरकार की एक गतिविधि पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं? सरकार गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? ज्ञात कीजिए। कोई भी चीजें ऐसी जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उद्यम उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते। क्या नहीं होते? ये सारी चीज आपका जो निजी क्षेत्र है उन पर ये आपका उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इनमें चीजें पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर हैं। इन चीजों का इस्तेमाल हजारों को पैसे एकत्र करने में बहुत आसान नहीं है, फिर भी ये चीजों को उपलब्ध करते रहते हैं। ये इनकी ऊंचाई कीमतें वसूल करते हैं, जैसे सड़क, पुल, पतन, रेलवे स्टेशन, बिजली निर्माण आदि, बांध से सिंचाई की सुविधा करना। इसलिए सरकारी सरकारी वहन स्वयं नहीं उठाती, वह आपके सभी लोगों के लिए सुविधाओं का सुनिश्चित होती है। कैसी होती है? सुनिश्चित होती है। कह रहे हैं कि कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादन अथवा व्यय तक तब तक जारी नहीं रखते जब तक कि उन्हें सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री। कह रहे उत्पादन मूल्य पर क्या है? बिजली की बिक्री। वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। कह रहे हैं जो लघु इकाइयां हैं वो क्या हो सकती हैं? आपका बंद हो सकती हैं। सरकार
उस पर दरअसल बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है, जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद ले सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश क्या है आपका वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे गोदामों में भंडारित करती है। राशन की दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम करने पर आपके कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सरकार लागत के कुछ भाग को वहन करती है और इस प्रकार किसानों और उपभोक्ताओं को दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधि ऐसी हैं जिन्हें प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। कह रहे हैं कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधि हैं जिनकी जिम्मेदारी किस पर है आपका सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार का अनिवार्यता है, जैसे भी सभी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना है। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विधा ले जाना, गुणवत्तात्मक शिक्षा विशेषकर सभी शिक्षा पर करना आपका कर्तव्य है। भारत में निरक्षर की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। कैसे हैं कि भारत में जो आपका निरक्षर हैं विश्व में उनकी संख्या कैसी है, सबसे अधिक है। इसलिए हम जानते हैं कि भारत में लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर में पढ़ा है, उड़ीसा 41, मध्य प्रदेश 47 शिशु मृत्यु दर में विश्व में 70 निर्धन में अधिकतम है। सरकार को मानव विकास के पक्ष में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, निर्धनों के लिए आवास सुविधा, भोजन पोषण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि वह बजट अत्यधिक इन सब चीजों पर पूर्णतः उच्छेदित रहे और इनका सबका ध्यान रखे। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पूरे चैप्टर में आपका प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है और दूसरा ये कोशिश कर रही है कि कैसे हम इसमें साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संगठित और असंगठित लोगों के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, क्या लोगों की गुणवत्ता होगी, कैसे लोग इसमें रह सकते हैं, क्या उनकी सारी चीजें। तो इस पर हम लोग हम बात कर सकते हैं और इस पर हम लोग एक एक करके आपका विचार भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस चीज को गौर कर देख लीजिए चैप्टर में कुछ पूछना है पूछ लीजिए। किसी को डाउट? देख लिया आप सभी ने? अब हम इस थोड़ा सा जो आपका सेक्टर है इसमें एक बार बात कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या सीन है। पहला है सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन में समानुपात वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपका सेवा क्षेत्र में रोजगार उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है, तो इसमें होना चाहिए आपका, ध्यान दें आप सभी, नहीं हुई है। ऑप्शन फिल कर लीजिए, नहीं हुई है। अगला है डैश 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 क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो कौन से लोग नहीं करते? कृषि के क्षेत्र में कोई उत्पादन जो आपका वस्तुओं का जो उत्पादन है वो आपका नहीं करते। डॉट 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 कृषि के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान होती है। कहां पर होती है? जो आपके संगठित क्षेत्र के यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के आपके लोग होते हैं। अगला है भारत में डैश डैश अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो घ ऑप्शन होगा बड़े। अगला है कपास एक उत्पादक है और कपड़ा एक उत्पादक है प्राकृतिक निर्माण विनिर्माण के लिए। तो प्राकृतिक और विनिर्माण दोनों ही इसमें हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्राकृतिक आ जाएगा पहले और यहाँ आपका विनिर्माण आ जाएगा। प्रथम और द्वितीय तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र परस्पर आपका निर्भर करती हैं। किस चीज पर? आपका परस्पर निर्भर। ठीक, तो इसको देख लें आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो चुका है और हम अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो बच्चों, आप तब तक अपने चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करिए। कोई डाउट कोई क्वेरी हो मुझसे पूछिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।